गुड इवनिंग एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल के कॉन्सेप्ट पे। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो आधुनिक इतिहास से डचों का आगमन है। जैसा कि आप देख रहे हैं पीछे बोर्ड पे लिखा हुआ है, आज की जो टॉपिक है क्या है, डचों का आगमन। आइए देखते हैं। सबसे पहला जो लाइन से कह रहा है कि भारत में आने वाले यूरोपीय व्यापारियों में पुर्तगालियों के बाद डचों का आगमन हुआ। ये लाइन इंपॉर्टेंट लाइन है कि पुर्तगालियों के बाद मतलब यूरोपीय व्यापारियों में पुर्तगालियों के बाद कौन सी कंपनी आई, पुर्तगालियों के पास कौन से व्यापार आए, तो पुर्तगाली के बाद डच व्यापारियों का आगमन हुआ। मतलब इससे यह पता चल रहा है कि सबसे पहले भारत में कौन सी कंपनियां आई थी, कौन से व्यापारिक कंपनियां आई थी, तो पुर्तगाली। जैसा कि आपको पहले क्लास में लिखाया जा चुका है, पहली क्लास में बताया भी जा चुका है कि कुल 5 कंपनियां हमारे भारत में आई थी। इनमें से सबसे पहली पुर्तगाली थी और पुर्तगाली के बाद कौन था, डच था। यह स्पष्ट आपके सामने लिख दिया गया है कि भारत में आने वाले यूरोपीय व्यापारियों में पुर्तगाली के बाद डचों का आगमन हुआ। किसका आगमन हुआ, तो डचों का आगमन हुआ। अगला है कि 1581 ईस्वी में डचों पर से स्पेन का प्रभाव समाप्त हो गया। यह भी याद रखने वाली बातें हैं कि 1581 ईस्वी में, कब, तो 1581 ईस्वी में डचों पर से स्पेन का जो है प्रभाव हो वो समाप्त हो गया। डचों पर जो स्पेन का प्रभाव था वह कब समाप्त हो गया, तो 1581 ईस्वी में समाप्त हो गया। अगला है कि डच प्राथमिक रूप से इंडोनेशिया में केंद्रित थे। मतलब डच कहाँ केंद्रित थे, तो डच एशिया में केंद्रित थे तथा मसालों का व्यापार संलग्न थे। और ये किसका व्यापार करते थे, तो ये मसालों का व्यापार करते थे। मतलब डच कहाँ केंद्रित थे, तो डच इंडोनेशिया में केंद्रित थे। यानी डच व्यापारी के सबसे पहले कहाँ केंद्रित थे, तो इंडोनेशिया में। और ये क्या करते थे वहां, तो ये केवल मसालों का व्यापार किया करते थे। जब भारत के साथ इनका व्यापारिक संबंध बना तब इन्होंने अपने व्यापार में सूती वस्त्र, ये लाइन याद रखने वाली है कि जब भारत के साथ डचों का व्यापारिक संबंध बना तब जाकर के व्यापारियों ने, मतलब डचों ने अपने व्यापार में सूती कपड़े को भी जोड़ लिया गया। मतलब सूती कपड़े का जो व्यापार है वो सबसे पहले भारत से डचों ने ही आरंभ की थी। वस्त्रों के व्यापार को भी शामिल किया जिससे इन्हें अत्यधिक लाभ हुआ और इस व्यापार से बहुत अधिक लाभ भी हुआ डचों को। डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1605 ईस्वी में, मतलब डचों ने भारत के अंदर सबसे पहली फैक्ट्री कब बनाई, तो 1605 ईस्वी में बनाई। और कहाँ बनाई, तो पूर्वी तट पर स्थित मसूलीपट्टम में, पूर्वी तट पर स्थित मसूलीपट्टम में डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की। और कब स्थापित की, तो 1605 ईस्वी में। मतलब डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री कब स्थापित की, तो डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1605 ईस्वी में स्थापित की। कहाँ स्थापित की, तो पूर्वी तट के मसूलीपट्टम में। इन्होंने पुलिकट को, किसको, तो पुलिकट को, यह भी बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्होंने पुलिकट को अपना मुख्यालय बना लिया। पुलिकट को क्या बनाया, मुख्यालय बनाया। मतलब डचों का मुख्यालय कहाँ बना पहला, तो पुलिकट में। डचों ने अपना मुख्यालय पहला कहाँ बनाया, तो पुलिकट में बनाया। और इन्होंने अपनी व्यापारिक कंपनी कहाँ स्थापित की सबसे पहले, तो डचों ने सबसे पहले अपनी व्यापारिक कंपनी जो है वह कहाँ स्थापित की, तो मसूलीपट्टम में स्थापित की। कब स्थापित की, तो 1605 ईस्वी में स्थापित की है। मतलब दूसरी कंपनी है भारत में, मतलब ये दूसरी कंपनी है डच जो भारत में पुर्तगालियों के बाद पहुंची थी। सबसे पहले पुर्तगाली, उसके बाद दूसरा क्या था, डच था। पुलिकट के बाद डचों ने अपना मुख्यालय बदलकर नागापट्टनम को अपना मुख्यालय बना लिया। मतलब पहले डचों ने कहा तो अपना मुख्यालय किसको बनाया, तो पुलिकट को बनाया। और जब पुलिकट के बाद यानी पुलिकट को मुख्यालय बनाया और कुछ समय के बाद जो है पुलिकट को बदल करके उन्होंने अपना मुख्यालय किसको बना लिया, तो नागापट्टनम को बना लिया। नागापट्टनम को पुलिकट के बाद डचों ने क्या बनाया, तो अपना मुख्यालय बनाया। अगली लाइन देखते हैं। इनकी अधिकांश फैक्ट्रियां पूर्वी तट पर थी। मतलब इनकी फैक्ट्रियां कहाँ थी सबसे ज्यादा, तो पूर्वी तट पर थी, क्योंकि ये इंडोनेशिया से जुड़े हुए थे। मतलब इंडोनेशिया जो है वो पूर्वी तट से नजदीक पड़ता था। और यह जो है डच कंपनियां जो है, जितने भी डच व्यापारी थे वह इंडोनेशिया से भी जुड़े हुए थे। इसीलिए इनकी जो अधिकतर फैक्ट्रियां हैं वो कहाँ थी, तो पूर्वी तट पर ही स्थित थे। डच ईस्ट इंडिया कंपनी को भूमध्य सागर के रूप में व्यापार करने की अनुमति मिली। मतलब
डच ईस्ट इंडिया कंपनी को कैसे अनुमति मिली? तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी को भूमध्य सागर के पूर्वी तट पर व्यापार करने की अनुमति मिली, क्योंकि ये एक सरकारी कंपनी के रूप में वैध था। मतलब ये इसका जो भी चीजें बनती थी वो सभी क्या, तो सरकार के अनुरूप हुआ करती थी। कंपनी का पूर्वी केंद्र बेटविया में स्थित है। ये बेटविया का, तो बेटविया भी वही इंडोनेशिया के ही आसपास से है। अब अगला है कि डचों ने कोरोमंडल तट को अपने व्यापार का आधार बना लिया। किसको अपने व्यापार का आधार बनाया? तो कोरोमंडल तट को। डचों ने अपने व्यापार का आधार किसे बना लिया? तो डचों ने अपने व्यापार का आधार जो है कोरोमंडल तट को बना लिया। किसको बनाया? तो कोरोमंडल तट को व्यापार ने अपने व्यापारिक केंद्र का, सॉरी, डचों ने अपने व्यापारिक केंद्र का आधार किसे बनाया? तो डचों ने अपने व्यापारिक केंद्र का आधार जो है कोरोमंडल तट को बनाया था। अगला देखेंगे, और मसूलीपट्टनम को पट्टम व्यापारिक केंद्र, मतलब व्यापारिक आधार तो कोरोमंडल तट और पट्टम व्यापारिक केंद्र तो मसूलीपट्टनम। अगला है कि डच सरकार का कंपनी पर नियंत्रण था। मतलब डच सरकार का जो है डचों की कंपनी पर क्या था? नियंत्रण था, और कंपनी द्वारा की जाने वाली संधियां डच सरकार के नाम से जानी जाती थी। मतलब डच सरकार का जो है नियंत्रण डचों की कंपनी पर था, और उनके द्वारा जो संधियां की जाती थी वह उनके सरकार के नाम से ही क्या होती थी? जानी जाती थी। डच कंपनी को युद्ध करने, संधि करने एवं क्षेत्र के विस्तार करने की शक्ति सरकार द्वारा प्रदान की गई थी। और डच की जो कंपनियां थी, उन कंपनियों को युद्ध करने की या संधि करने की जो शक्ति है, यह उनके सरकार से ही प्राप्त थी, डच के सरकारों के द्वारा ही। अगला है कि डचों के पतन का कारण। डच क्यों यहाँ से चला गया? क्योंकि इसमें उतनी क्षमताएं नहीं थी, अंग्रेजों के सामने में टिक नहीं पाया। इसके बाद जो है डचों के बाद यहाँ जो है भारत के अंदर अंग्रेजी कंपनी यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई, और उसके सामने में डच बहुत लंबे समय तक टिक नहीं सके। आइए देखते हैं इसका कारण क्या है। 17वीं शताब्दी में जब व्यापारिक प्रतिस्पर्धा में वृद्धि हुई, मतलब व्यापारिक प्रतिस्पर्धा की वृद्धि हुई, तो डचों को ब्रिटिश से कड़ी प्रतिस्पर्धा मिली। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। मतलब 17वीं शताब्दी में, कब? 17वीं शताब्दी, मतलब 17वीं शताब्दी के बाद की डचों का जो है वह लगभग यहाँ से चीजें इनकी समाप्त होना शुरू हो गई थी। तो 17वीं शताब्दी में जब व्यापारिक प्रतिस्पर्धा की वृद्धि हुई, तो डचों को ब्रिटिश से कड़ी प्रतिस्पर्धा मिली, और नौसैनिक दृष्टि से, मतलब ये नौसैनिक दृष्टि से जो है डच ब्रिटिश से कमजोर थे। डच जो है नौसैनिक दृष्टि से ब्रिटिश से कमजोर थे। वास्तविक बात है, शेर के बाद शबा शेर वाली बातें यहाँ है। पुर्तगाली आए, पुर्तगाली के बाद डच आए, मतलब पुर्तगालियों की नौसेना कमजोर थी, अब यहाँ डचों की नौसेना क्या हो गई? कमजोर हो गई, और अंग्रेजों की नौसेना क्या हो गई? मजबूत हो गई। और अंग्रेज तो ऐसे ही आप सभी को पता है कि इन्होंने सारे देशों पर लगभग, मतलब इस विश्व के लगभग देशों पर इसने क्या किया है? अपना कब्जा किया और राज जमाया। तो इसकी नौसेना ऑलरेडी ही मजबूत थी। ये नौसेना से ज्यादा इनका दिमाग बहुत मजबूत था, ये अपने दिमाग से काम किया करते थे। ये इमोशंस नहीं, मतलब ये इमोशनली नहीं हुआ करते थे। अंग्रेज जो है वो अपने दिमागों से काम लिया करते थे, इमोशनली नहीं थे। और यही कारण था कि ये अक्सर जगहों पर क्या कर बैठे? अपनी कब्जा कर बैठे, अपना राज शासन चला बैठे। तो इन्हें बहुत ही क्या है? बहुत कड़ी प्रतिस्पर्धा मिली, और नौसैनिक दृष्टि से कमजोर होने के कारण ये क्या थे? नौसैनिक दृष्टि से कमजोर थे। कौन? तो डच जो है वो अंग्रेज की अपेक्षा, डच कंपनियां यानी डच व्यापारिक अंग्रेज नौसेनाओं की अपेक्षा डच नौसेना जो है वो काफी कमजोर थे, जिसकी वजह से क्या हुआ कि 1759 ईस्वी में बेदरा के युद्ध में वो हार गए। यानी बेदरा के युद्ध में क्या कर गए? हार गए। कौन? तो बेदरा का युद्ध किनके बीच हुआ? तो बेदरा का जो युद्ध है वो डच और अंग्रेजों के बीच हुआ था, जिसमें से पराजित कौन हो गया? स्पष्ट यहाँ लिखा हुआ है, जिसमें से पराजय कौन हुआ? तो पराजय अंग्रेज हुआ, और पराजित कौन हो गया? तो पराजित डच हो गया। मतलब डच क्या कर गए? हार गए, और अंग्रेज क्या हो गए? जीत गए। अंग्रेजों से इन्हें पराजय मिली, यानी अंग्रेज जीत गए और ये डच क्या है? हार गए। तो मिली। इसके बाद ये सिर्फ एक व्यापारिक समूह बनकर रह गए थे, इनका पतन यही समाप्त हो गया। बेदरा के युद्ध के बाद ही 1759 ईस्वी के बाद ही डच कंपनी का जो है समाप्ति यानी पतन का
स्वरूप स्पष्ट हो गया, क्योंकि ये केवल एक व्यापारिक समूह बन करके ही रह गए। ये कोई यहाँ बहुत ज्यादा चीजें कर नहीं पाए। ये बेदरा के युद्ध के बाद, मतलब 1759 ईस्वी के बाद, ये केवल एक व्यापारिक समूह के रूप से कार्य करते थे। तो आज के लिए केवल इतना ही। कल अब पढ़ेंगे, कल का जो टॉपिक्स हमारा होगा वो होगा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तब तक के लिए आप इंतजार करें। अगर ये वीडियोस आपको अच्छी लगती है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एवं शेयर जरूर करें। अपने दोस्तों तक ज्यादा से ज्यादा पहुंचाने की कोशिश करें। धन्यवाद।